Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to our channel Life Science पाठशाला। मेरा नाम आस्था गोस्वामी है और हम लोग एल्गी के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, पिछली दो क्लासेस हो चुकी हैं, एल्गी की पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो लोग नए हैं, जो पहली बार मेरा ये क्लास देख रहे हैं एल्गी का, ठीक है, तो ये थर्ड क्लास है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि आप लोग पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट करिए, उसके बाद आप थर्ड पे आइए। ठीक है, तो आपको सारी चीजें एकदम आराम से समझ में आएंगी और आप लोग जो है चीजों को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास अपनी। उसके पहले जो नए हैं उनको बता देती हूँ कि हमारा टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप भी है, जिसे आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारे मेंबर्स मिल जाएंगे, आप लोग आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या कुछ भी स्टडी से रिलेटेड। और अगर कोई क्वेरी होती है एजुकेशन से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पर्सनल मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी हेल्प करूं। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे प्रोसीड करेंगे आज। ये सब पहली क्लास में हो गया था, सेकंड क्लास में यहाँ से शुरू हुआ था, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, एल्गी में रिप्रोडक्शन था, रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके थे और आज हम लोग एल्गी का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे एंड देन हम लोग एल्गी की लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी लगभग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसा ही होता है। मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, विदाउट फ्यूजन अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए जो कि क्या करे, एक न्यू थैलस, एक न्यू एल्गी का फॉर्मेशन कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि हमारा एसेक्सुअल कुछ स्पोर्स बनते हैं जिनके थ्रू एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है। तो पहला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल मेथड है हमारा जूस्पोर। ठीक है, जूस्पोर, जूस्पोर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कलर चेंज करती हूं मैं। जूस्पोर हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद हमारा है एप्लेनोस्पोर, देन हिप्नोस्पोर, टेट्रास्पोर, ऑटोस्पोर, एकाइनिड्स, एंडो एंड एक्सोस्पोर। ठीक है, ये सारे एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जो कि एल्गी में आपको अलग अलग एल्गी में देखने को मिलेंगे, जिसमें से हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा जूस्पोर। उसके बाद हमारा है हिप्नोस्पोर, देन टेट्रास्पोर, एकाइनिड्स, है ना, एंडो और एक्सोस्पोर। ठीक है, तो वन बाय वन हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ जो है रफ आइडिया ले लीजिए। जैसे जू स्पोर जो है ना, इतने सारे जो ए सेक्सुअल स्पोर्स हैं, इनमें केवल जू स्पोर ही ऐसा ए सेक्सुअल स्पोर है जो कि फ्लैजिलेटेड होता है और मोटाइल होता है ना। इसमें फ्लैजिला पाया जाता है और ये मूव कर सकता है। ठीक है, और बाकी ये जितने भी ए सेक्सुअल स्पोर्स हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मूव कर पाए। ठीक है, क्योंकि इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इनमें डिफरेंस जो है ये हो गया, ये सारे नॉन मोटाइल है, बस जू स्पोर जो है वो फ्लैजिलेटेड होता है, इसलिए ये मोटाइल होता है। अब वन बाय वन हम देखेंगे। तो मैंने कहा कि जू स्पोर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम जू स्पोर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखना चाहे जू स्पोर के बारे में, तो जू स्पोर जो होता है, क्योंकि फ्लैजिला होता है तो ये मोटाइल होता है ना, ये नेकेड होता है। मतलब जू स्पोर जो होता है ना, इस पे जो है वॉल नहीं होती है ना। अगर ये जू स्पोर है इस तरीके से, फ्लैजिला है इसमें, तो इसके ऊपर जो है वॉल नहीं पाई जाएगी। ठीक है, ये नेकेड होता है ना, केवल प्रोटोप्लाज्म कहेंगे आप लोग या प्रोटोप्लास्ट कहेंगे, विदाउट वॉल। ठीक, तो जू स्पोर जो है ये मोटाइल होता है, नेकेड होता है। और इसकी प्लॉइडी की हम बात करेंगे तो ये हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है। ठीक है,
चलिए अब हम आगे देखेंगे जूस स्पोर जो होता है हमारा, ये कई तरीके का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, जूस स्पोर जो है ये सॉरी, फ्लैजिला कितने नंबर्स ऑफ फ्लैजिला जूस स्पोर में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ये हो सकता है बाई फ्लैजिलेटेड, क्वाड्री फ्लैजिलेटेड या फिर मल्टी फ्लैजिलेटेड। ठीक है, चलिए बाई फ्लैजिलेटेड, क्वाड्री फ्लैजिलेटेड और मल्टी फ्लैजिलेटेड। तो मोस्ट कॉमन जूस स्पोर जो होता है वो बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, बाई फ्लैजिलेटेड जो है मोस्ट कॉमन होंगे, जो कि आपको एक्टोकार्पस, क्लेमाइडोमोनास और ग्रीन एल्गी में बहुत सारी एल्गीज हैं, यूलोथ्रिक्स हो गया है ना, इन सबों में बाई फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर देखने को मिलेगा। ठीक, अच्छा एक और खास बात है कि जो हमारा यूलोथ्रिक्स होता है ना, यूलोथ्रिक्स, इसमें दो तरीके के जूस स्पोर होते हैं, दो तरीके के जूस स्पोर होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा माइक्रो जूस स्पोर, माइक्रो जूस स्पोर, और एक होता है मैक्रो, मैक्रो जूस स्पोर। ठीक है, तो माइक्रो मतलब क्या, ये छोटा होगा, और मैक्रो मीन्स क्या, ये बड़ा होगा, है ना। तो माइक्रो जूस स्पोर, यूलोथ्रिक्स का जो माइक्रो जूस स्पोर होता है ना, ये बाई फ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, यूलोथ्रिक्स का माइक्रो जूस स्पोर ये बाई फ्लैजिलेटेड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हम, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वाड्री फ्लैजिलेटेड। क्वाड्री फ्लैजिलेटेड मतलब फोर फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, है ना, फोर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे जूस स्पोर को क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर कहेंगे, और ये हमारा यूलोथ्रिक्स का मैक्रो जूस स्पोर होता है। ठीक है, मैक्रो जूस स्पोर क्योंकि यहाँ पे चार फ्लैजिला प्रेजेंट है ना, तो ये मैक्रो जूस स्पोर हो गया, और यहाँ दो फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ये माइक्रो जूस स्पोर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे मल्टी फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर की, मतलब यहाँ पे जो है चार से भी ज्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, तो इसको मल्टी फ्लैजिलेट या फिर मल्टी सिलिएटेड भी कह सकते हैं, मल्टी सिलिएटेड, है ना, मल्टी फ्लैजिलेटेड बोलिए या फिर मल्टी सिलिएटेड बोलिए, बात एक ही है। अब ये मल्टी फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर भी दो तरीके का हो सकता है, मल्टी फ्लैजिलेटेड यूनिन्यूक्लिएट या फिर मल्टी फ्लैजिलेटेड मल्टी न्यूक्लिएट, है ना। मतलब मल्टी फ्लैजिलेटेड तो है, फ्लैजिला बहुत सारे तो हैं, लेकिन न्यूक्लियस एक ही हो सकता है या फिर न्यूक्लियस भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो मल्टी फ्लैजिलेटेड बट यूनिन्यूक्लिएटेड जूस स्पोर कहां देखने को मिलेगा, उडोगोनियम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उडोगोनियम में मल्टी फ्लैजिलेटेड यूनिन्यूक्लिएटेड फ्लैजिला देखने को मिलता है। उडोगोनियम क्या है, ये एक ग्रीन एल्गी है। ठीक है, उसके बाद मल्टी फ्लैजिलेटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड अगर जूस स्पोर की बात करेंगे हम, तो वो आपको देखने को मिलेगा वाउचेरिया में। वाउचेरिया क्या है, ये एक जेंथोफाइसी का मेंबर है। ठीक है, जेंथोफाइसी, ये जेंथोफाइसी का मेंबर है, मतलब येलो ग्रीन एल्गी है वाउचेरिया। ठीक है, ये तो उडोगोनियम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाउचेरिया। अब अगर वाउचेरिया के बारे में थोड़ा आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वाउचेरिया की बॉडी कैसी होती है, ये सिनोसिटिक होती है, मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ये थैलस है ना, तो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है ना। आपको दिखेगा कि एक सिंगल सेल है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो इसकी बॉडी भी मल्टी न्यूक्लिएट होती है, और जब ये जूस स्पोर बनाता है तो उसके जूस स्पोर भी मल्टी न्यूक्लिएटेड ही होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं वाउचेरिया को, कि वाउचेरिया की बॉडी भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सिनोसिटिक है, और इसका जूस स्पोर भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, साथ ही साथ मल्टी फ्लैजिलेटेड भी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जूस स्पोर। अब हम आगे देखते हैं, दूसरा है हमारा एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर के बारे में हम बात करें तो अब जितने भी एसेक्सुअल स्पोर है सारे नॉन मोटाइल होंगे, है ना। तो एप्लानोस्पोर क्या है, नॉन मोटाइल है। उसके बाद इसमें जो है वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एप्लानोस्पोर जो होते हैं इनमें वॉल भी प्रेजेंट होती है, जबकि हमने जूस स्पोर जो देखा वो नेकेड था, है ना, वहां पे वॉल एब्सेंट थी। बट एप्लानोस्पोर जो है ये विद वॉल होता है। चलिए, एप्लेनोस्पोर जो होता है मोस्टली आपको टेरेस्ट्रियल एल्गी में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नॉन मोटाइल होता है ना, तो टेरेस्ट्रियल एल्गी में देखने को मिलता है। बट कुछ एक्वेटिक जेनेरा भी हैं एल्गी के जहां पे ये एप्लेनोस्पोर पाया जाता है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स।
यूलोथ्रिक्स में हमने क्या देखा, यूलोथ्रिक्स में माइक्रोजूस्पोर था जो कि बाइफ्लैजिलेटेड था, यूलोथ्रिक्स में मैक्रोजूस्पोर भी था जो कि मल्टीफ्लैजिलेटेड था, और यहाँ पे यूलोथ्रिक्स की कुछ स्पीसीज में आपको एप्लेनोस्पोर भी देखने को मिलते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक, चलिए फिर हमारा इंपॉर्टेंट है हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर क्या है, हिप्नोस्पोर भी एप्लेनोस्पोर ही है, हिप्नोस्पोर भी एप्लेनोस्पोर ही होता है, लेकिन इसमें हिप्नोस्पोर कैसे बनता है, एप्लेनोस्पोर अगर थिक वॉल्ड हो जाए, है ना, अगर ये एप्लेनोस्पोर है तो इसकी जो वॉल है ना ये काफी थिक हो जाए, अगर अगर ये काफी थिक हो जाए तब हम इसको कहते हैं हिप्नोस्पोर। ठीक है, थिक वॉल्ड एप्लेनोस्पोर को कहा जाता है हिप्नोस्पोर। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, आई थिंक पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस क्या करता है, ये जो है रेड स्नो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेड स्नो, है ना, रेड स्नो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्लेमाइडोमोनास निवेलिस रेड स्नो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इसका जो हिप्नोस्पोर होता है ना ये भी रेड कलर का होता है ना, क्योंकि ये रेड स्नो के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इसका हिप्नोस्पोर भी रेड कलर का होगा। ये याद करने का तरीका है। क्यों होता है, क्योंकि इसके हिप्नोस्पोर में हिमेटोक्रोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के हिप्नोस्पोर में हिमेटोक्रोम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसका हिप्नोस्पोर जो है रेड कलर का होता है। चलिए, उसके अलावा अदर जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं उनमें हमारा आ जाएगा कार्पोस्पोर, मोनोस्पोर, न्यूट्रल स्पोर, टेट्रास्पोर, है ना। तो ये सारे क्या है, ये सारे के सारे स्पोर आपको अकेले रेड एल्गी में देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब रोडोफाइसी के मेंबर्स में आपको ये सारे स्पोर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें मोनोस्पोर जो होता है हैप्लॉयड होता है, न्यूट्रल स्पोर डिप्लॉयड होता है, टेट्रास्पोर जो है हैप्लॉयड होता है। ठीक है, लेकिन ये जो कार्पोस्पोर है ना, स्पेशली कार्पोस्पोर और टेट्रास्पोर से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ये जो कार्पोस्पोर होता है, कार्पोस्पोर काफी इंपॉर्टेंट है। टेट्रास्पोर याद रखेंगे आप लोग, हैप्लॉयड होता है। ठीक है, कार्पोस्पोर के बारे में हम बात करेंगे तो रेड एल्गी में ही डिफरेंट डिफरेंट जेनरा की आप बात करेंगे ना, जैसे बट्रैकोस्पर्मम की जब आप बात करेंगे तो उसकी लाइफ साइकिल में आप देखेंगे तो उसमें जो कार्पोस्पोर बनता है वो हैप्लॉयड होता है। ठीक है, जबकि पॉलीसेफोनिया की जब आप लाइफ साइकिल देखेंगे तो वहां पे जो कार्पोस्पोर होता है ना वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो क्यों होता है ये, जब हम अभी इसी क्लास में लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ना तब हम देखेंगे कि आखिर बट्रैकोस्पर्मम का कार्पोस्पोर हैप्लॉयड क्यों होता है जबकि पॉलीसेफोनिया का डिप्लॉयड हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा ऑटोस्पोर। ऑटोस्पोर क्या है, ये भी एप्लेनोस्पोर ही है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है, मिनिएचर वर्जन ऑफ पेरेंट सेल। क्या कहते हैं इसको, मिनिएचर वर्जन ऑफ पेरेंट सेल, मतलब पेरेंट सेल का ही छोटा फॉर्म या छोटा रूप है ये। ठीक है, ऑटोस्पोर। ठीक, क्योंकि ये बनता कैसे है, मान लीजिए कि ये पेरेंट सेल है कोई, ठीक है, ये कोई एल्गी है, पेरेंट सेल है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें माइटोसिस होगी। ठीक है, माइटोसिस होगी तो इससे दो सेल बनेगी। ये एक पेरेंट सेल है, इससे दो सेल बनी और ये दोनों सेल जो है छोटी छोटी हुई, है ना, क्योंकि ये डिवाइड करेगा तो दो छोटी छोटी सेल बनाएगा। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि ये माइटोसिस से बनी है ये सेल, तो कहा जाता है, और माइटोसिस से बनने की वजह से ये सेम होती है, जैसा पेरेंट सेल है वैसी ही डॉटर सेल होगी, बस अंतर क्या हो जाएगा कि साइज और शेप जो है छोटा हो जाएगा, है ना। साइज और शेप जो है ऑटोस्पोर का छोटा होता है, लेकिन ये होता क्या है, सेम होता है, अपने पेरेंट सेल के ही जैसा होता है। तो इस वजह से इसको मिनिएचर वर्जन ऑफ पेरेंट सेल कहते हैं। कैसे बनता है, ये माइटोसिस के थ्रू बनता है, लेकिन समय के साथ जब ये खुद को जर्मिनेट करता है ना तो फिर ये अपने पेरेंट के जैसे ही सेम साइज एंड सेम शेप जो है गेन कर लेता है। ठीक है, और ये देखने को कहाँ मिलेगा आपको, ये देखने को मिलेगा यूनिसेलुलर एल्गी में, है ना। यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल की एल्गी होती है ना उनमें देखने को ये मिलता है ऑटोस्पोर। फॉर एग्जाम्पल क्लोरेला, सेनेडेस्मस एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या है, प्रोटिस्टा है ना। कौन सी एल्गी है, डाइनोफाइसी के मेंबर्स जो होते हैं उनको डाइनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं, और ये यूनिसेलुलर होते हैं तो इनको प्रोटिस्टा कहा जाता है। ठीक है, प्रोटिस्टा। चलिए, क्लोरेला हो गया, सेनेडेस्मस हो गया, और डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं
इनमें आपको ऑटोस्पोर देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एकाइनिड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है एकाइनिड्स। एकाइनिड्स की हम बात करते हैं तो एकाइनिड्स क्या होते हैं, ये वेजिटेटिव सेल्स ही होते हैं, है ना। एल्गी के वेजिटेटिव सेल्स अगर थिक वॉल्ड हो जाए, है ना, मान लीजिए कि ये वेजिटेटिव सेल है किसी एल्गी की, और अगर इस पे ढेर सारी वॉल बन जाए, है ना, एक मोटी सी जो है वॉल का फॉर्मेशन हो जाए, तो और स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बना ले, है ना, केवल वॉल का फॉर्मेशन ही नहीं, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हो कि ये बिल्कुल स्पोर की तरह बिहेव करने लग जाए, तो इसको क्या कहेंगे हम, एकाइनिड्स कहेंगे। ठीक है। और इसके पास जो है रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जिसकी वजह से ये एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। तो एकाइनिड्स जो होते हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये थिक वॉल्ड होते हैं, काफी ज्यादा मल्टी लेयर्ड की थिक वॉल होती है इनकी, ऊपर से ये अपने अंदर रिजर्व फूड स्टोर करके रखते हैं, तो इस वजह से अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये सरवाइव कर ले जाते हैं। ठीक है। एकाइनिड्स किस में देखने को मिलते हैं, तो एकाइनिड्स आपको देखने को मिलेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी में, है ना, साइनोबैक्टीरिया में, उसके अलावा ग्रीन एल्गी में। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। ठीक है। एकाइनिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अगर हम एकाइनिड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सॉल्व किया होगा, तो आपने पढ़ा होगा गैंग्रोसिरा स्टेज के बारे में। गैंग्रोसिरा स्टेज किसी को पता है? गैंग्रोसिरा स्टेज क्या होता है? गैंग्रोसिरा स्टेज जो होता है ना, ये आपको देखने को मिलेगा जेंथोफाइसी में, जेंथोफाइसी के मेंबर में। इसमें क्या होता है, गैंग्रोसिरा स्टेज जो होता है ना, ये एकाइनिड्स से रिलेटेड है, इसलिए यहां पे डिस्कस कर रही हूं। इसमें क्या होता है कि ढेर सारे एकाइनिड्स जो होते हैं ना, ढेर सारे एकाइनिड्स एक चेन जैसे फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। ढेर सारे एकाइनिड्स जो है ये चेन के फॉर्म में इस तरीके से इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये जब इकट्ठा होते हैं ना ढेर सारे एकाइनिड्स, तो जब आप इनको देखेंगे तो बाहर से इनका जो अपीयरेंस होता है ना, वो बिल्कुल एक एल्गी जैसा दिखाई पड़ता है, जिसका नाम है गैंग्रोसिरा, है ना। तो ये गैंग्रोसिरा के जैसे दिखाई पड़ते हैं, इसी वजह से जो जैंथोफाइसी के मेंबर्स होते हैं उनमें जब ये ऐसी कंडीशन बनती है, ऐसा स्टेज जो बनता है ना, जिसमें एकाइनिड्स इस तरीके से अरेंज होता है, तो ये गैंग्रोसिरा की तरह दिखाई पड़ने लगता है, तो उस स्टेज को कहा जाता है गैंग्रोसिरा स्टेज। ठीक है। आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग गैंग्रोसिरा स्टेज क्या होता है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। जेंथोफाइसी जैसे कि हमारा वाउचेरिया हो गया, वाउचेरिया एंड बोट्राइडियम, बोट्राइडियम, है ना, ये जेंथोफाइसी के मेंबर्स हैं और इनमें आपको गैंग्रोसिरा स्टेज देखने को मिलेगी। ठीक है। वाउचेरिया याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है, गैंग्रोसिरा स्टेज वाउचेरिया में देखने को मिलता है। लास्ट हमारा एसेक्सुअल स्पोर है एंडोस्पोर एंड एक्सोस्पोर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये ब्लू ग्रीन एल्गी का। जैसे आप लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ा होगा तो वहां पे आपको एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर पढ़ने को मिला होगा। ठीक है। तो क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी भी साइनोबैक्टीरिया है, ये भी प्रोकैरियोट ही है ना, ये भी बैक्टीरिया ही है, तो इसलिए यहां पर भी एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये बनते कैसे हैं? तो इसको बनाने के लिए प्रोटोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है ना। अगर थोड़ा सा मैं बात करूं आपसे प्रोटोप्लास्ट के बारे में, तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, मान लीजिए कि ये किसी प्लांट की सेल है ना, कोई प्लांट सेल या एल्गी या कुछ भी, एल्गी भी तो प्लांट ही कंसीडर किया जाता है। मान लीजिए कि ये प्लांट सेल है, तो सबसे बाहर क्या होगा, सेल वॉल होगा, है ना। सेल वॉल के बाहर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिल्स होंगे। ठीक है ना। तो सबसे बाहर सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, उसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म होगा, जिसके अंदर साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, है ना, जिसके अंदर ढेर सारे सेल ऑर्गेनिल्स होंगे और साइटोसोल होगा। ठीक है। तो ये टिपिकल जो है प्लांट सेल है ना, ये एक प्लांट सेल हो गई। ठीक। अब इस प्लांट सेल से ना अगर आप सेल वॉल को रिमूव कर दें, है ना, अगर हमने क्या किया, सेल वॉल को रिमूव कर दिया, अगर हमने सेल वॉल को रिमूव कर दिया ना, तो उसके बाद जो सेल बचेगा,
सेल वॉल के रिमूव करने के बाद जो सेल बचेगी उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है जिसमें सेल ऑर्गेनिल्स और न्यूक्लियस ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और साइटोसॉल होता है उसका फ्लूइड। ठीक, तो इसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक इंटैक्ट सेल में और प्रोटोप्लास्ट में क्या अंतर है। ठीक है, इरेज कर देती हूँ इसको। चलिए अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि प्रोटोप्लास्ट है, ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रोटोप्लास्ट है। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट जब डिवाइड करता है ना, तो अगर ये इंटरनली डिवाइड करेगा उसके बाद जो स्पोर बनाएगा उसको एंडोस्पोर कहते हैं, और अगर ये एक्सटर्नली बनाता है, समझिए इसका मतलब समझिए क्या होता है। मान लीजिए कि ये प्रोटोप्लास्ट है ना, प्रोटोप्लास्ट है, अगर इसने इनसाइड ही डिवीजन किया, इसने डिवीजन किया और जो है इसने क्या किया, दो स्पोर बना लिए, है ना, तो ये इनसाइड डिवीजन हुआ और इससे क्या हुआ, जो स्पोर बने उसको हम क्या कहेंगे, एंडोस्पोर, है ना। लेकिन प्रोटोप्लास्ट क्या करेगा, अगर ये प्रोटोप्लास्ट जो है अगर ये बाहर निकल आया, है ना, इसके ऊपर वॉल प्रेजेंट होगी, है ना, फिर ये क्या करेगा, इस वॉल को भी, इस वॉल में एक पोर क्रिएट होगा और ये प्रोटोप्लाज्म जो है इस पोर के थ्रू बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद ये डिवाइड करेगा, और उसके बाद अगर स्पोर बनाता है ना, तो उस स्पोर को कहते हैं एक्सोस्पोर। ठीक है, तो एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चलिए, ए सेक्सुअल मेथड जो है कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली आप लोग जिससे भी पढ़ेंगे ना, तो वो लोग आपको तीन तरीके का ही बताएंगे, तीन तरीके का ही बताएंगे। आइसोगैमी बताएंगे, एनाइसोगैमी बताएंगे और ऊगैमी बताएंगे। ठीक है, लेकिन दो और तरीके के भी होते हैं, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, तो इस वजह से मैं मेंशन कर रही हूं यहाँ पे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछा जाए, ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप अगर समझेंगे तो आराम से समझ सकते हैं, केवल वर्ड्स को तोड़ दीजिए, समझ में आ जाएगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ऑटोगैमी की। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 तरीके का देखेंगे हम लोग। पहला है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है कि जो दो गैमिट्स बनते हैं ना, मेल और फीमेल, दो गैमिट्स जो बनेंगे, अगर वो सेम मदर सेल से डिराइव हो रहे हैं, है ना, जैसे एक मदर सेल है, अगर इसी ने क्या किया, खुद को डिवाइड किया, माइटोटिक डिवीजन किया और दो सेल बना लिए, है ना, दो सेल बना लिए, और ये दोनों में से एक जो है मेल की तरह बिहेव करने लगे और एक जो है फीमेल की तरह बिहेव करने लगे, मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट, है ना, और फिर अगर ये दोनों ही जाकर के फ्यूज कर ले, है ना, दोनों फ्यूज करे और फिर क्या करे, जाइगोट बना ले या फिर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना ले। ठीक है, ये एन और ये एन मिलकर के फ्यूज करके क्या करे, ये 2n डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना ले। तो इस तरीके का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम कहते हैं सिंपली ऑटोगैमी। मतलब सेम मदर सेल से जो दो गैमिट बनेंगे वो फ्यूज करके डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहेंगे ऑटोगैमी। और ये आपको देखने को मिलेगा डाई एटम्स में, मतलब बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स में आपको ऑटोगैमी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हुए दिखेगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा होलोगैमी। होलोगैमी क्या है, यहाँ पे इस वर्ड को तोड़िए, होलो मीन्स होता है कंप्लीट। ठीक है, होलो मीन्स होता है कंप्लीट। तो अब हम समझेंगे, जैसे यूनिसेलुलर एल्गी है ना, मान लीजिए ये यूनिसेलुलर एल्गी मतलब एक सिंगल सेल में ही कंप्लीट एल्गी बन गई, है ना, तो एक यूनिसेलुलर एल्गी है, अभी ये वेजिटेटिव है। ठीक है, वेजिटेटिव है, मान लीजिए दो एल्गी हैं जो कि अभी वेजिटेटिव कंडीशन में है, और एक एल्गी जो है ये प्लस स्ट्रेन मतलब कि मेल की तरह बिहेव करने लगे, और एक माइनस स्ट्रेन मतलब कि फीमेल एल्गी की तरह बिहेव करने लग जाए, और ये दोनों आपस में फ्यूज करें। ठीक है, फ्यूज करके क्या करें, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना ले या जाइगोट बना ले। ठीक है, ये जाइगोट बना ले। तो इस तरीके का जो फ्यूजन होता है ना उसको हम कहते हैं होलोगैमी। मतलब कंप्लीट दो एल्गी आपस में फ्यूज कर जा रही है, उनका पूरा का पूरा बॉडी फ्यूज कर जा रहा है ना, और फ्यूज करके जो है जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं होलोगैमी, और ये यूनिसेलुलर एल्गी में ही देखने को मिलता है ना।
यूनिसेलुलर होगा तभी तो पूरी की पूरी बॉडी जो है उसकी जो है फ्यूज करेगी, तभी तो इसको होलोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको कहां देखने को मिलेगा? यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जांपल है हमारा क्या? क्लेमाइडोमोनास और डुनेलिएला। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास डुनेलिएला में आपको होलोगैमी देखने को मिलेगा। चलिए, थर्ड है हमारा आइसोगैमी। आइसोगैमी क्या होता है? यहां पर भी वर्ड्स को तोड़ दीजिए, समझ में आ जाएगा। आइसो मीन्स क्या होता है? सेम हो जाएगा, है ना? आइसो मीन्स सेम हो जाएगा। तो गैमिट्स मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर, है ना? तो जब आप देखेंगे एक गैमिट जो है वो मेल होगा, दूसरा गैमिट जो है वो फीमेल, है ना? लेकिन जब आप इन्हें देखेंगे ना तो इनकी जो मॉर्फोलॉजी होगी, जब आप बाहर से इनको देखेंगे तो बाहर से देखने पे आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सा गैमिट जो है वो मेल है और कौन सा गैमिट जो है वो फीमेल है। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। उसके बाद आप इंटरनली भी ना नहीं बता सकते हैं कि ये जो है फीमेल है या मेल है, मतलब फिजियोलॉजिकली आप इन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते और ना ही मॉर्फोलॉजी देखकर ही आप इन्हें बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो ऐसे गैमिट्स का जब फ्यूजन होता है तो उससे जो जाइगोट बनता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है आइसोगैमी। मतलब कि गैमिट्स मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली सिमिलर है और वो आपस में फ्यूज करके अगर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं तो इस तरीके का जो सेक्सुअल मेथड है वो कहलाएगा आइसोगैमी। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों ही मोटाइल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों के पास ही फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के पास ही फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, दोनों ही मोटाइल होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास यूगैमिटोस, है ना? क्लेमाइडोमोनास की यूगैमिटोस स्पीसीज और क्लेमाइडोमोनास की प्रोबोसीजेरा स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों एग्जांपल। उसके अलावा यूलोथ्रिक्स में भी आपको आइसोगैमी देखने को मिलेगी। एक नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। जैसे हमने क्या पढ़ा? मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल सिमिलैरिटी होगी तो उसको आइसोगैमी कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी एल्गी भी हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजी जब आप देखेंगे ना बाहर से तो मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं? वो मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं? वो आइसोगैमी होते हैं। आइसोगैमी, मॉर्फोलॉजिकली आइसोगैमी, है ना? लेकिन बट फिजियोलॉजिकली कैसे होते हैं? वो फिजियोलॉजिकली एन आइसोगैमी शो करते हैं, एन आइसोगैमी, है ना? कुछ ऐसे भी एल्गी है जो मॉर्फोलॉजिकली तो आइसोगैमी होते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजी तो सेम होगी मेल और फीमेल की, बट फिजियोलॉजी जब आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एन आइसोगैमी शो कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका बेस्ट एग्जांपल स्पाइरोगाइरा है जिससे क्वेश्चन आया हुआ है। स्पाइरोगाइरा जो है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी शो करता है और एक्टोकार्पस भी, है ना? इन दोनों का एग्जांपल आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा जिग्निमा भी है, जिग्निमा भी है और एक्टोकार्पस, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा के बारे में अगर एक और बात मैं बताऊं आपको तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी तो होती है, बट हमने देखा कि आइसोगैमी में मेल और फीमेल दोनों मोटाइल थे, बट स्पाइरोगाइरा में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको मॉर्फोलॉजिकल आइसोगैमी देखने को मिलेगी, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी देखने को मिलेगी, साथ में एक और एक्सेप्शन है, यहाँ पे मेल और फीमेल, स्पाइरोगाइरा का मेल एंड फीमेल दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल। ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं। अब क्योंकि मेल फीमेल दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना थोड़ा यूनिक टाइप का होता है। कैसे होता है? यहाँ पे जो है कॉन्जुगेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पे कॉन्जुगेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। स्पाइरोगाइरा के मेल और फीमेल नॉन मोटाइल होते हैं और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? कंजुगेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं फोर्थ टाइप का हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि एनाइसोगैमी है। ठीक है, एनाइसोगैमी में क्या होता है? यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली जो है डिफरेंट गैमिट्स होंगे, मतलब वहां पे क्या था? आइसोगैमी में मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली दोनों तरीके से सिमिलर थे,
लेकिन यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली आप बाहर से भी देख के बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, और उसकी फिजियोलॉजिकल स्टडी करके भी आप बता सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो इस तरीके के जो अब ये दोनों फ्यूज करेंगे और फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएंगे। तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली, उसको एनाइसोगैमी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेल और फीमेल जो होते हैं इसमें भी मोटाइल होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है। मेल फीमेल हमारा आइसोगैमी में भी मोटाइल थे और यहाँ पर भी मोटाइल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि मेल जो होता है ना, उसकी साइज जो होती है वो छोटी होती है। हम इस साइज की वजह से हम पहचान पाते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो मेल की साइज छोटी होती है और मेल जो है ज्यादा एक्टिव होता है ना, ज्यादा एक्टिवली वो स्विम करता है, जबकि फीमेल जो होती है इसकी साइज लार्ज होती है और ये बहुत थोड़ा स्लो मूवमेंट करता है ना, लेस एक्टिव होती है फीमेल। तो इस तरीके से एनाइसोगैमी कंप्लीट हुआ। बेस्ट एग्जांपल हम देखेंगे एनाइसोगैमी का, एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास की ही स्पीसीज ब्राउनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी जो है इसमें एनाइसोगैमी देखने को मिलता है। आइसोगैमी किसमें था? क्लेमाइडोमोनास यूगैमिटॉस में और क्लेमाइडोमोनास प्रोबोसीजेरा में। एनाइसोगैमी क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में देखने को मिल रहा है और हमारा पेंडोराइना में। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखने होंगे आपको। फिर लास्ट है हमारा ऊगैमस टाइप, लास्ट है ऊगैमस टाइप। ठीक है, ऊगैमस टाइप जो है ये जो है सेक्सुअल मेथड में सबसे मोस्ट एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है डिसिमिलर होते हैं। मतलब दोनों को ही आप बाहर से भी देखकर बता सकते हैं और इंटरनली भी बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है ना। तो यहाँ पे ये एडवांस क्यों माना जाता है? क्योंकि मेल गैमेट जो होता है ये छोटा होता है, ये तो हमने इसमें भी देखा था, है ना। मेल गैमेट जो है छोटा था, यहाँ पर भी छोटा होता है। इसमें भी हमने देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि मेल फीमेल दोनों मोटाइल थे। बट ऊगैमस में क्या होता है, मेल जो होता है वो मोटाइल होता है, मेल मोटाइल होता है, लेकिन फीमेल जो होती है लार्ज होती है और वो नॉन मोटाइल हो जाती है ना। हायर प्लांट्स की तरह मेल मेल जो है मोटाइल है, बट हायर प्लांट्स की तरह यहाँ पे क्या होगा, फीमेल जो होती है वो नॉन मोटाइल हो जाएगी, है ना, वो एक ही जगह पे स्टेबल रहेगी। जबकि मेल जो होता है इसके पास फ्लैजिला होता है, तो ये मूव करके जो है फीमेल के पास आता है। ठीक है, फीमेल के पास आता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोस्ट एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि मेल मोटाइल होता है जबकि फीमेल नॉन मोटाइल हो जाती है, लाइक हायर प्लांट। इसका एग्जांपल हम देखेंगे क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा। उसके अलावा वॉल्वॉक्स, केरा और भी बहुत सारी एल्गीज हैं जिनमें आपको ऊगैमस टाइप का देखने को मिलेगा। जैसे हमारा रेड एल्गी हो गई और ब्राउन एल्गी हो गए, है ना, ब्राउन एल्गी, इन सब में आपको ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हमारा पिछली स्लाइड देखेंगे, जो आइसोगैमी था यहां पर भी क्लेमाइडोमोनास की ही स्पीसीज एग्जांपल में थी। उसके बाद हमने एनाइसो में भी क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज देखा, हमने ऊगैमस में भी क्लेमाइडोमोनास देखा। तो इस तरीके से क्लेमाइडोमोनास एक ऐसी एल्गी है जिसके डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल मेथड यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का एक एरिया है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप ये क्लेमाइडोमोनास की तीनों के स्पीसीज याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे एनाइसो में क्या है, ब्राउनी है, ऊगैमस में हमारा कॉक्सीफेरा है और आइसोगैमी में प्रोबोसीजेरा है और यूगैमिटॉस है। क्लियर? चलिए, एक एक्सेप्शन है ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो भी देख लेते हैं, हमारा रोडोफाइसी। रेड एल्गी जो है ऊगैमस का एक्सेप्शन है। ऊगैमस रिप्रोडक्शन तो होता है इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मेल गैमेट होता है ना वो भी नॉन मोटाइल होता है। हमने क्या बताया पिछली स्लाइड में आपको कि ये देखिए, मेल जो था ऊगैमस में मोटाइल था बट फीमेल नॉन मोटाइल थी। बट रोडोफाइसी एक्सेप्शन है, यहाँ पे ऊगैमस टाइप का तो हो रहा है रिप्रोडक्शन, लेकिन मेल भी नॉन मोटाइल है लाइक फीमेल गैमेट। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पेरिनेशन, पेरिनेशन क्या होता है? पेरिनेशन का मतलब है कि एल्गी जो है सालों साल तक सरवाइव करे अगर अपने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के माध्यम से, तो उस प्रोसेस को कहते हैं पेरिनेशन।
ठीक है। वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या है उनके बारे में हम बात करते हैं, जिसकी हेल्प से एल्गी जो है कई साल तक सरवाइव कर सकते हैं एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में। जैसे कि हमारा हो गया हिप्नोस्पोर, जो कि हमारा एसेक्सुअल स्पोर है ना। एकाइनिड्स भी एसेक्सुअल स्पोर है। ट्यूबर्स हो गए जो कि वेजिटेटिव है। फिर हमारा म्यूसिलिजिनस सीथ है, कैरा में होता है। फिर हमारा जाइगोट भी एक पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है। सिस्ट हमारा हो गया, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर है जो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में होते हैं, है ना। वो सारे जो है पेरिनेशन के एक स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू क्या होता है कि एल्गी जो है सालों साल तक सरवाइव कर सकता है एडवर्स कंडीशन में। चलिए, आई होप कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा मैं बता दूंगी उनको। जैसे कि हमारा पहला है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और आगे हम बात करेंगे। बेसिकली लाइफ साइकिल हमारा 5 तरीके का देखने को मिलेगा एल्गी में। फर्स्ट है हमारा हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल, फिर है डिप्लॉन्टिक टाइप, देन हमारा आइसोमॉर्फिक, फिर हेटेरोमॉर्फिक। हेटेरोमॉर्फिक में हमारा ट्राइफेजिक हो जाएगा, जो कि 2 तरीके का होता है, हेप्लोबायोटिक एंड डिप्लोबायोटिक, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे, उसके बाद हम डायग्राम की हेल्प से भी इस चीज को लर्न करेंगे। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की हम बात करेंगे तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है ना, इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई एल्गी है तो उसकी जो लाइफ स्टेजेस है ना, अगर एक एल्गी की जो लाइफ स्टेज है तो आपको मैक्सिमम स्टेज में वो हैप्लॉयड कंडीशन में दिखेगा। केवल एक छोटी सी स्टेज होगी जहां पे वो डिप्लॉयड होगा, नहीं तो ये पूरा का पूरा उसका जो लाइफ स्टेज है ना वो हैप्लॉयड फेज में ही गुजरेगा। तो अगर एल्गी इस तरीके का लाइफ स्टाइल शो करता है, लाइफ स्टेज शो करता है, तो उस लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल। मतलब ऑलमोस्ट 90% तक जो है वो हैप्लॉयड फेज में होगा और केवल 10% फेज जो होगा उसकी लाइफ का वो डिप्लॉयड होगा। तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक टाइप, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। मोस्टली आपको ग्रीन एल्गी में जो है इस तरीके का लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, ओडोगोनियम हो गया, कैरा, जिग्निमा, स्पाइरोगाइरा, है ना। ये सब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जाम्पल है। सेकेंड है हमारा डिप्लॉन्टिक टाइप। डिप्लॉन्टिक में क्या होता है, जैसे हैप्लॉन्टिक में 90% तक हैप्लॉयड फेज था और केवल 10% तक डिप्लॉयड था। यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा होगा, यहाँ पे मैक्सिमम फेज जो होगा ना वो डिप्लॉयड होगा। मैक्सिमम स्टेज जो होगी लाइफ की वो क्या होगी, डिप्लॉयड होगी, है ना। केवल छोटी सी एक स्टेज होगी, मान लीजिए 10% का हम बात कर लेते हैं, 10% स्टेज जो होगी लाइफ की ना, केवल वही हैप्लॉयड होगी। दोनों ही अपोजिट है। तो ऐसी लाइफ साइकिल अगर कोई एल्गी शो कर रहा है तो उसको हम कहेंगे डिप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लैडोफोरा जो कि एक ग्रीन एल्गी है, उसके अलावा फ्यूकस सरगैसम जो कि हमारे ब्राउन एल्गी हैं, है ना। और बेसिलेरियोफाइसी के लगभग सारे मेंबर्स, बेसिलेरियोफाइसी मतलब डाइएटम्स के लगभग सारे मेंबर्स जो होते हैं वो डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल शो करते हैं। फ्यूकस और सार्गैसम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गी है, उसके बावजूद डिप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल शो करता है। नेक्स्ट है आइसोमॉर्फिक टाइप। आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या हो जाएगा, आइसो मीन्स हो जाएगा सेम, आइसोमॉर्फिक मतलब कि मॉर्फोलॉजी सिमिलर हो। इसका मतलब क्या हुआ कि गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। मतलब मान लीजिए अगर ये गैमिटोफाइट है ना, एल्गी का गैमिटोफाइट है, और ये हमारा स्पोरोफाइट है एल्गी का, ठीक है। तो जब आप बाहर से देखेंगे ना तो कौन गैमिटोफाइट है और कौन स्पोरोफाइट है, आप मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे बाहर से नहीं बता सकते। दोनों ही बिल्कुल सेम दिखेंगे, दोनों ही एक जैसे दिखाई देंगे बाहर से, ठीक है। कौन गैमिटोफाइट है कौन स्पोरोफाइट है बाहर से नहीं बता सकते हैं। जब आप देखेंगे कि कौन गैमिट प्रोड्यूस कर रहा है कौन स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, केवल तभी आप बता पाएंगे कि यस ये गैमिटोफाइट है और ये स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो इस तरीके के लाइफ साइकिल शो करने वाले एल्गी कैसे कहलाते हैं, आइसोमॉर्फिक टाइप एल्गी कहलाते हैं, है ना। आइसोमॉर्फिक टाइप लाइफ साइकिल वो शो करते हैं।
बेस्ट एग्जांपल इसका हमारा हो जाएगा अल्वा, जो कि ग्रीन एल्गी है। क्लेडोफोरा हो गया, ठीक है। क्लेडोफोरा की कुछ स्पीसीज अभी हमने पीछे देखा, डिप्लॉन्टिक टाइप भी शो कर रहा था, है ना। क्लेडोफोरा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी शो करता है कुछ स्पीसीज, और इसकी कुछ स्पीसीज जो है आइसोमॉर्फिक भी होती है। उसके अलावा फ्रिस्टियला, हमारा फ्रिस्टियला ग्रीन एल्गी है ना, याद रखेंगे ये एग्जाम्पल। और एक्टोकार्पस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछा जाता है हमेशा, ये दिया जाता है एक्टोकार्पस का एग्जाम्पल। चलिए, ये आइसोमॉर्फिक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे हेटेरोमॉर्फिक की। अब आइसोमॉर्फिक में मॉर्फोलॉजी सेम थी, आइसो मीन सेम थी, है ना। यहाँ पे हेटेरो आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो जाएगी, मतलब गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जो है मॉर्फोलॉजिकली जो है डिफरेंट हो जाएंगे, है ना। आप बाहर से देख के बता देंगे कि ये गैमेटोफाइट है और ये जो है हमारा स्पोरोफिटिक फेज है, ठीक है। तो इस तरीके की लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं, हेटेरोमॉर्फिक टाइप लाइफ साइकिल। बेस्ट एग्जांपल इसका हम देखेंगे, डिक्टियोटा हो जाएगा और हमारा लैमिनेरिया, ठीक है। एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे, 3-4 बार तो देखना ही पड़ेगा तभी याद हो पाएगा, बार 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 रिपीट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसको, तब जाके आप याद कर पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा लास्ट, ट्राइफेजिक। ट्राइफेजिक का मतलब, ट्राई मीन्स क्या हो जाएगा, 3, और फेजिक मतलब 3 फेजेस, मतलब ऐसी एल्गी जिसकी पूरी लाइफ में 3 फेजेस आते हैं, उनको ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल कहते हैं, है ना। तो ये भी ट्राइफेजिक भी 2 तरीके का होता है, एक होता है हमारा हैप्लोबायोटिक, दूसरा होता है डिप्लोबायोटिक। हैप्लोबायोटिक क्या होता है, हैप्लोबायोटिक का मतलब होता है हैप्लोबायोटिक, है ना। हैप्लो मीन्स क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड, और बाई से याद कर लेंगे आप 2, है ना, बाई मीन्स 2। तो ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें 2 हैप्लॉइड फेज हो और 1 डिप्लॉइड फेज हो, है ना, 2 हैप्लॉइड और 1 डिप्लॉइड फेज हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऐसी लाइफ साइकिल को हैप्लोबायोटिक कहेंगे, हैप्लोबायोटिक, है ना। 2 हैप्लॉइड 1 डिप्लॉइड जनरेशन हो तो क्या कहेंगे, हैप्लोबायोटिक। बेस्ट एग्जांपल है बट्रैकोस्पर्मम, पूछा जाता है एग्जाम में। उसके अलावा निमेलियन भी हमारा हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल शो करता है, ठीक है। क्या है ये, रेड एल्गी है, ये दोनों कैसे हैं, रेड एल्गी है। तो ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल आपको केवल रेड एल्गी में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। रेड एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। हैप्लोबायोटिक देख लिया हमने, जो कि बट्रैकोस्पर्मम और निमेलियन में देखने को मिलता है। अब डिप्लोबायोटिक की हम बात करेंगे, तो डिप्लो मीन्स डिप्लॉयड फेज और बाई मतलब 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसी लाइफ साइकिल जहां पे 2 डिप्लॉयड फेज हो और 1 हैप्लॉयड फेज हो, है ना, उसको कहते हैं डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। बेस्ट एग्जांपल है इसका पॉलीसेफोनिया, है ना, रेड एल्गी है पॉलीसेफोनिया। चलिए, अब हम डायग्रामेटिक मैनर में 1 बाय 1 पांचों को देखेंगे। पहला है हमारा हैप्लॉन्टिक टाइप। हैप्लॉन्टिक में क्या बताया, 90% तक जो होगा हैप्लॉयड फेज होगी, है ना, 90% तक हैप्लॉयड फेज होगा और 10% आपको डिप्लॉयड फेज भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कोई गैमेटोफाइट है, एल्गी जो है, डोमिनेंट फेज क्या होता है एल्गी का, गैमेटोफाइट होता है। तो मान लीजिए गैमेटोफाइट है जो कि हैप्लॉयड है, ठीक है। गैमेटोफाइट क्या करेगा, गैमेटेंजिया बनाएगा। गैमेटेंजिया क्या करते हैं, गैमिट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है, इसने बनाया गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया क्या करेगा, ये गैमिट्स बनाएगा, जिसमें कुछ गैमिट जो है मेल की तरह बिहेव करेंगे और कुछ गैमिट जो है फीमेल की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये हैप्लॉयड है ना, तो अब इससे जो गैमिट्स बनेंगे वो भी हैप्लॉयड होंगे, ठीक है। अब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज किए, फर्टिलाइजेशन हुआ एंड देन जाइगोट बन गया। तो ये एन और ये एन दोनों मिले तो क्या हुआ, बन गया 2n, ठीक है। तो जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड डिप्लॉयड कंडीशन आ गई, है ना। उसके बाद इमीडिएट जो है जाइगोट में मेयोसिस हो जाती है, मतलब रिडक्शन डिवीजन हो जाता है ना, रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिडक्शन डिवीजन करके जाइगोट जो है बहुत सारे स्पोर्स बना लेता है। अब रिडक्शन डिवीजन होगा तो डिप्लॉयड से अगेन ये हैप्लॉयड कंडीशन आ गई, है ना। अब जो एल्गी में जो स्पोर्स बनते हैं आफ्टर मेयोसिस उसको मियोस्पोर कहते हैं, ठीक है, मियोस्पोर।
तो क्या हुआ कि जाइगोट में मेयोसिस हुआ और मेयोसिस से बने हेप्लॉइड स्पोर जिनको कहते हैं मियोस्पोर। अब ये हेप्लॉइड हैं और ये करेंगे जर्मिनेट, और जर्मिनेट करके अगेन ये बनाएंगे गैमेटोफाइट जो कि कैसा होगा, हेप्लॉइड। तो अब आप प्लॉइडी की हम बात करें अगर, तो क्या था, गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी जो थी एल्गी की वो हेप्लॉइड थी। इसने बनाया गैमेटेंजिया, वो भी हेप्लॉइड। उससे बने गैमिट, वो भी हेप्लॉइड। फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर बना जाइगोट जो कि डिप्लॉयड था। इकलौता इकलौता ऐसा फेज पूरी लाइफ साइकिल में जो कि डिप्लॉयड है। उसके अलावा फिर उसने तुरंत मेयोसिस करके मियोस्पोर्स बनाए जो कि अगेन हेप्लॉयड, फिर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाया, और इस तरीके से जो है लाइफ चल रही है इसकी। तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम फेज जो है वो हेप्लॉयड है, केवल ये एक ही स्टेज ऐसा है जो डिप्लॉयड है। तो इस वजह से इस तरीके की लाइफ साइकिल को कहा जाता है हैप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल। ठीक है, जो कि किसमें देखने को मिलता है, कैरा में, स्पाइरोगाइरा में, क्लेमाइडोमोनास में, और मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी में। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अब हम बात करेंगे डिप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल की। तो यहाँ पे क्या होता है कि 90% तक आपको क्या होगा, डिप्लॉयड फेज देखने को मिलेगा और 10% तक आपको हैप्लॉयड देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है स्पोरोफिटिक है, डिप्लॉयड कंडीशन में है ना। अब क्योंकि ये डिप्लॉयड है तो इनसे जो गैमेटेंजिया बनेगा वो भी डिप्लॉयड ही होगा। ठीक है, गैमेटेंजियम में क्या हुआ, गैमेटेंजियम में, यहाँ पे गैमेटेंजियम में मेयोसिस होती है। ठीक है, जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है उसकी गैमेटेंजियम में मेयोसिस होती है। मेयोसिस होने के बाद क्या होगा, गैमिट्स बनेंगे, क्योंकि गैमेटेंजिया है तो गैमिट्स बनाएगा। अब जो गैमिट्स होंगे क्योंकि मेयोसिस के बाद बने हैं तो वो हैप्लॉयड होंगे, है ना। मेल गैमिट बनेगा और फीमेल गैमिट, तो ये हैप्लॉयड हो गए। अब ये गैमिट मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज किए, फर्टिलाइजेशन हुआ, देन जाइगोट बना। जाइगोट अगेन डिप्लॉयड हो गया, है ना। अब ये जाइगोट जर्मिनेट करेगा और ये क्या करेगा, स्पोरोफाइट बना लेगा। तो यहाँ पे देखिए आप प्लॉइडी देखिए, मेन प्लांट बॉडी क्या थी, स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड थी, है ना। गैमेटेंजिया बना, वो भी डिप्लॉयड। इसने किया मेयोसिस, मेयोसिस करके इसने केवल ये गैमिट्स ही है जो कि हेप्लॉयड है, हेप्लॉयड गैमिट बने। उन्होंने भी क्या कर लिया, फट से फर्टिलाइजेशन किया और जाइगोट बना दिया जो कि अगेन डिप्लॉयड, है ना। तो इसकी पूरी लाइफ साइकिल जो कंप्लीट होगी ना वो मैक्सिमम डिप्लॉयड फेज में ही कंप्लीट होती है। केवल गैमिट्स जो है वही हेप्लॉयड होते हैं, बाकी सब कुछ डिप्लॉयड फेज में ही रहता है। तो इसी वजह से इस तरीके की लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल है डाई एटम्स, फ्यूकस, सरगैसम। आगे चलते हैं, आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। आइसोमॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजिकली जो है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है सिमिलर होंगे, है ना। हम इंटरनल बात नहीं कर रहे हैं, हम बाहर की मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो चलिए, चीजें लगभग सेम होंगी, बस अंतर क्या होगा कि बाहर से देखने पे आप नहीं बता सकते कि गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट है। अब स्टार्ट करते हैं गैमेटोफाइट से। तो गैमेटोफाइट जो है हैप्लॉयड होता है। अब गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होगा, ये क्या बनाएगा, गैमेटेंजिया बनाएगा। ठीक है, गैमेटेंजिया बनाएगा, गैमेटेंजियम बनाएगा जो कि कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। गैमेटेंजियम से बनेंगे गैमिट्स, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। ठीक है, ये होंगे हैप्लॉयड। दोनों मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएंगे, जाइगोट जो कि डिप्लॉयड होगा। जाइगोट जो है फर्दर जो है डिवीजन करेगा और जो है चेंज हो जाएगा स्पोरोफाइट में जो कि अगेन डिप्लॉयड है। उसके बाद स्पोरोफाइट में मेयोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन, एंड देन स्पोरोफाइट जो है क्या करेगा, ढेर सारे हैप्लॉयड मियोस्पोर्स बना लेगा। ठीक है, ढेर सारे मियोस्पोर्स बनेंगे हैप्लॉयड, और मियोस्पोर जर्मिनेट करेंगे एंड देन क्या करेंगे, गैमेटोफाइट बना लेंगे जो कि अगेन हैप्लॉयड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गैमेटोफाइट क्या करते हैं, गैमेटोफाइट बेसिकली क्या करते हैं, गैमिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गैमिट्स बनाते हैं, और स्पोरोफाइट जो होते हैं ये स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, जो मेन डिफरेंस है दोनों में ये है। जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब जब आप इनकी स्टडी करेंगे, देखेंगे कि कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि ये गैमेटोफाइट है क्योंकि ये तो गैमेट बना रहा है, और ये स्पोरोफाइट है क्योंकि ये स्पोर बना रहा है। ठीक है, तो केवल यही डिफरेंस है जिससे आप पता लगा पाएंगे कि ये गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है। बाहर से आप देख करके नहीं बता सकते कि गैमेटोफाइट कौन है और स्पोरोफाइट। तो ये हो गया हमारा आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। ठीक है, ये हमारा किसमें देखने को मिल रहा था, एक्टोकार्पस में, एक्टोकार्पस में, है ना। और किसमें था, अल्वा में भी था, फ्रिस्टिएला में भी था आई थिंक।
है ना, फ्रिस्टियला। चलिए, तो ये सारे जो है एग्जाम्पल हो गया आइसोमॉर्फिक टाइप के। नेक्स्ट है हमारा ट्राइफेजिक। ट्राइफेजिक क्या होता है? ट्राइफेजिक मतलब कि तीन फेज आएंगे इसकी लाइफ में, थ्री फेजेस आएंगे, है ना, थ्री फेजेस आएंगे लाइफ में, इसलिए ट्राइफेजिक टाइप बोला जा रहा है। अब ये दो तरीके का होता है, एक हो गया हमारा हेप्लोबायोटिक, मतलब क्या हो जाएगा, दो हैप्लॉयड दो हैप्लॉयड फेज एंड वन डिप्लॉयड फेज। ठीक है, तो इस तरीके की लाइफ साइकिल को हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहेंगे। चलिए डायग्राम की मदद से देखते हैं। सपोज हमारा गैमेटोफाइट है, ठीक है, गैमेटोफाइट से स्टार्ट करते हैं। गैमेटोफाइट जो कि हमारा क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड है ना, गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है। ये बनाएगा गैमेटेंजिया। गैमेटेंजियम से क्या बनेंगे, मेल और फीमेल गैमिट्स। ठीक है, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट्स। अब ये मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, एंड देन जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जो कि कैसा है, डिप्लॉयड है। ठीक है, डिप्लॉयड है। अब क्या होगा, जाइगोट में इमीडिएट जो है तुरंत मेयोसिस हो जाएगी, और मेयोसिस होगा मतलब रिडक्शन डिवीजन, और इससे जो है क्या बनेगा, रिडक्शन डिवीजन के बाद जो है कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, मेयोसिस होकर के कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, ये हैप्लॉयड है, मेयोसिस हुई इस वजह से ये हैप्लॉयड है। ठीक है, तो कार्पोस्पोरोफाइट बना, है ना, न्यू जनरेशन जो कि हैप्लॉयड है। कार्पोस्पोरोफाइट क्योंकि हैप्लॉयड है, तो ये जो स्पोर बनाएगा वो भी हैप्लॉयड होगा, है ना, इसने बनाया कार्पोस्पोर जो कि हैप्लॉयड है। अब ये कार्पोस्पोर जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके क्या करते हैं, चंट्रेंसिया स्टेज बनाते हैं। चंट्रेंसिया स्टेज क्या होता है, चंट्रेंसिया स्टेज क्या होता है, कार्पोस्पोर ने जर्मिनेट किया और उसने बनाया चंट्रेंसिया स्टेज, और चंट्रेंसिया स्टेज जो है जर्मिनेट जब करता है तब ये अगेन बनाता है हमारा गैमेटोफाइट। ठीक है, तो हम थोड़ा सा चंट्रेंसिया स्टेज के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। चंट्रेंसिया स्टेज क्या होता है, ये आपको बेसिकली बेट्रैकोस्पर्मम इसका एग्जांपल है ना, बेट्रैकोस्पर्मम में देखने को मिलेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते चंट्रेंसिया स्टेज से, आप पेपर उठाकर देख लीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं, पहले आपने देखा कि कार्पोस्पोर था। ठीक है, कार्पोस्पोर ने जर्मिनेट किया और जो है चंट्रेंसिया स्टेज बनाई। तो कार्पोस्पोर जो होते हैं ना, मान लीजिए ये स्पोर है और ये जर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, ये जर्मिनेट कर रहा है, और इसने अभी क्या किया, बट्रैकोस्पर्मम के छोटे छोटे से जो है थैलस बनाए हैं, बट्रैकोस्पर्मम के छोटे छोटे से थैलस बनाए हैं। तो कोई अगर कोई कोई मान लीजिए कोई बच्चा है ना, न्यूबॉर्न बेबी है, तो अभी वो भी छोटा है ना, तो वो कहा जाएगा कि अभी वो जुवेनाइल फेज में है, मतलब अपने बाल्यावस्था में है। तो वैसे ही बट्रैकोस्पर्मम का कार्पोस्पोर जो है, जब वो जुवेनाइल फेज में होता है ना, तो वो अपना इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है। उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस तरीके से होता है कि देखने पे आपको वो एक एल्गी की तरह दिखाई पड़ेगा, जिसका नाम है चेंट्रेंसिया। ठीक है, तो कार्पोस्पोर जर्मिनेट करके चेंट्रेंसिया नाम के एल्गी की तरह अपना अपीयरेंस कर लेता है, जिसकी वजह से इस स्टेज को, लाइफ की इस स्टेज को कहा जाता है चेंट्रेंसिया स्टेज। ठीक है, लाइफ की इस स्टेज को चेंट्रेंसिया स्टेज कहते हैं, क्योंकि अपीयरेंस इस एल्गी, चेंट्रेंसिया नाम के एल्गी की तरह होता है, जिसकी वजह से इसको चेंट्रेंसिया स्टेज नाम दिया गया है। फिर उसके बाद ये और अपने आप को डेवलप करते हैं, डिवीजन करते हैं, एंड देन ये एक मेच्योर गैमेटोफाइट के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि चेंट्रेंसिया स्टेज आपको समझ में आ गया होगा। चेंट्रेंसिया स्टेज जो है कहाँ पे देखने को मिलता है, बट्रैकोस्पर्मम में। ठीक है, और उधर हमने एक और स्टेज देखा था, गैंग्रोसिरा स्टेज, जो कि कहाँ पे था, वाउचेरिया में, जो कि जेंथोफाइसी का मेंबर है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल की। तो ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल में क्या हो रखा है कि आप देखिए, दो हैप्लॉयड है और एक डिप्लॉयड। तो यहाँ पे हम देखेंगे हैप्लॉयड और डिप्लॉयड कौन कौन से हैं। तो एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा गैमेटोफिटिक फेज है जो कि हैप्लॉयड है। ठीक है, उसके बाद ये इधर जो है पूरा हैप्लॉयड कंडीशन चल रही है। दूसरी फेज है हमारी ये, जो कि डिप्लॉयड है ना, जाइगोट सेकेंड फेज हुआ जो कि डिप्लॉयड है। उसके बाद अगेन जाइगोट ने कर लिया मेयोसिस और फिर से हैप्लॉयड कंडीशन आ गई, है ना। तो एक स्टेज ये हो गया, दूसरी स्टेज ये हो गई, और तीसरी स्टेज जो है ये हो गई, गैमेटोफाइट, जाइगोट और कार्पोस्पोरोफाइट। ठीक है, तो तीन फेज हो गए इसकी लाइफ में डोमिनेंट, और तीनों में से ये पहला और तीसरा
हैप्लॉयड है, और ये बीच वाला जो फेज है ये डिप्लॉयड है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हैप्लोबायोटिक फेज कहलाएगा। ठीक है, तीन फेज है इसलिए ट्राइफेजिक, और दो हैप्लॉयड और एक डिप्लॉयड है, इस वजह से ये क्या हो गया, हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। बेस्ट एग्जाम्पल हमारा बटरैकोस्पर्मम आपको याद रखना ही है। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे लास्ट, जो कि ट्राइफेजिक एंड डिप्लोबायोटिक टाइप है। डिप्लोबायोटिक मतलब दो डिप्लॉयड और एक हैप्लॉयड। तो शुरू करते हैं हम लोग मेल गैमिट और फीमेल गैमिट से। मेल गैमिट अलग होगा और फीमेल गैमिट अलग होगी। ठीक है, मेल गैमिट अलग और फीमेल गैमिट अलग, जो कि कैसे है, हैप्लॉयड है। मेल गैमिट हैप्लॉयड, फीमेल गैमिट हैप्लॉयड। अब क्या होगा, मेल गैमिट में क्या बनेगा, मेल गैमिट में जो गैमिटेंजिया बनता है उसको कहते हैं स्पर्मेटेंजियम, और फीमेल गैमिट में जो गैमिटेंजिया होता है उसको क्या कहते हैं, कार्पोगोनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्पर्मेटेंजियम एंड कार्पोगोनियम। ठीक है, अब स्पर्मेटेंजियम क्या बनाएगा, ये बनाएगा स्पर्म। ठीक है, और कार्पोगोनियम क्या बनाएगा, ये बनाएगा एग। ठीक है, कार्पोगोनियम एग बनाता है, स्पर्मेटेंजियम स्पर्म बनाता है। ये मेल गैमिट है, एग जो है ये फीमेल गैमिट है, और ये जो है स्पर्म ये मेल गैमिट है। ये दोनों फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, और देन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट डिप्लॉयड हो गया हमारा, क्योंकि ये दोनों एन और एन मिलकर के हो गए 2n। ठीक है, अब जाइगोट जो है ये डायरेक्ट जर्मिनेट करता है ना, जाइगोट डायरेक्ट जर्मिनेट करता है और कार्पोस्पोरोफाइट बनाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं कंपेयर करूंगी तो आपको चीजें समझ आएंगी। मैंने बोला था कि लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो कार्पोस्पोर के बारे में मैं समझाऊंगी आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ, जाइगोट बना, उसके बाद डायरेक्ट जर्मिनेट करके जाइगोट ने कार्पोस्पोरोफाइट बनाया, जो कि कैसा है, डिप्लॉयड है ना। ये कैसा होगा, डिप्लॉयड। अब ये डिप्लॉयड है तो होगा क्या कि कार्पोस्पोरोफाइट बना। इसने क्या किया, माइटोटिक डिवीजन किया, नॉट मेयोसिस, माइटोसिस करेगा, है ना, इक्वेशनल डिवीजन। और उसके बाद जो है ये ढेर सारे कार्पोस्पोर बनाएगा। अब क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हो रहा है ना, एक सेल से दो सेल बन रही है, रिडक्शनल डिवीजन नहीं हो रहा, इक्वेशनल हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, जो स्पोर बनेंगे वो भी डिप्लॉयड ही होंगे, है ना। कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉयड था, उसने माइटोसिस करके डिवाइड करके खुद को जो स्पोर बनाया उसको कार्पोस्पोर कहते हैं, और वो कैसा होगा, डिप्लॉयड। कार्पोस्पोर जर्मिनेट करेगा और ये बनाएगा एक तीसरा फेज जिसको कहेंगे टेट्रास्पोरोफाइट। ठीक है, टेट्रास्पोरोफाइट, कार्पोस्पोर जर्मिनेट करके बना रहे टेट्रास्पोरोफाइट, और ये भी डिप्लॉयड है, क्योंकि ये भी डिप्लॉयड है तो ये जर्मिनेट करेगा तो बनाएगा डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइट। अब टेट्रास्पोरोफाइट में होगी मेयोसिस, रिडक्शनल डिवीजन यहाँ पे होगा टेट्रास्पोरोफाइट में, जिससे जो स्पोर बनेंगे उसको कहेंगे हम टेट्रास्पोर। ठीक है, टेट्रास्पोर हेप्लॉयड होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टेट्रास्पोर हेप्लॉयड होता है, और ये टेट्रास्पोर जर्मिनेट करेगा और जो है क्या करेगा, मेल गैमिटोफाइट अलग बनाएगा और फीमेल गैमिटोफाइट जो है अलग बनाएगा। ठीक है, मेल गैमिटोफाइट और फीमेल गैमिटोफाइट किससे बन रहे हैं, टेट्रास्पोर से, जो कि इकलौता है जो कि हेप्लॉयड स्पोर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा कार्पोस्पोर कैसा है, डिप्लॉयड है, क्योंकि वो कार्पोस्पोरोफाइट से बन रहा है जो कि डिप्लॉयड है ना। फिर टेट्रास्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड है, और जो ये बना रहा है स्पोर टेट्रास्पोर ये हैप्लॉयड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है देखा लाइफ साइकिल डिप्लोबायोटिक, जिसमें आप देख सकते हैं दो डिप्लॉयड और एक हैप्लॉयड फेज बोला था मैंने। तो एक हैप्लॉयड फेज क्या है, गैमिटोफाइट जो है ये हैप्लॉयड है, एक फेज हो गया। उसके बाद डिप्लॉयड फेज जो है ये दूसरा फेज हो गया हमारा, कार्पोस्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड है। थर्ड फेज है हमारा क्या, टेट्रास्पोरोफाइट अगेन डिप्लॉयड है। तो दो डिप्लॉयड हो गया हमारा, है ना, दो डिप्लॉयड हो गए और एक जो है हैप्लॉयड हो गया। तो इस तरीके से डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई। ठीक है, अब जो है एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, पॉलीसाइफोनिया जो है बेस्ट एग्जाम्पल है, इस तरीके का लाइफ साइकिल शो करता है। अब थोड़ा सा अंतर देख लें, पिछला देखिए स्लाइड, थोड़ा सा इसको क्लीन कर देती हूँ।
चलिए, ओके। तो हमने देखा कि यहाँ पे देखिए कार्पोस्पोरोफाइट जो है ये हेप्लॉयड है ना। हम बात कर रहे हैं हेप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल की, जो कि बट्रैकोस्पर्मम में है। यहाँ पे कार्पोस्पोर हेप्लॉयड है और इससे जो कार्पोस्पोर बन रहे हैं वो हेप्लॉयड है ना। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ पे जो कार्पोस्पोर बने, कार्पोस्पोर कैसा है, डिप्लॉयड है। तो इससे जो कार्पोस्पोर बने वो भी डिप्लॉयड होंगे, है ना। तो हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में क्लास देखा था तो मैंने आपको बताया था कार्पोस्पोर के बारे में। उस स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए कार्पोस्पोर है। मैंने कहा था दो तरीके के कार्पोस्पोर हो सकते हैं, बट्रैकोस्पर्मम में हेप्लॉयड। आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे हेप्लॉयड क्यों होता है, क्योंकि कार्पोस्पोरोफाइट जो है मेयोसिस से बनता है। तो कार्पोस्पोर हेप्लॉयड है, कार्पोस्पोरोफाइट हेप्लॉयड है, तो वो जो स्पोर बनाएगा है ना वो हेप्लॉयड होगा। तो बट्रैकोस्पर्मम का कार्पोस्पोर हेप्लॉयड होगा, जबकि पॉलीसेफोनिया में कार्पोस्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है ना। तो इस वजह से कार्पोस्पोर भी डिप्लॉयड होता है। ठीक है, आई होप कि पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रहने देते हैं। बाकी हम लोग फोर्थ लेक्चर में आगे की, अब क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक कंप्लीट हो चुकी है, तो हम लोग क्या करेंगे आगे से जो है जितनी भी एल्गी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, जैसे कि हमारा ग्रीन एल्गी हो गया, मतलब क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, जेंथोफाइसी, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्लास है एल्गी के, हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिक्सोफाइसी से स्टार्ट करेंगे, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, तो अगली क्लास हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और इंपॉर्टेंट क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे, उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखेंगे और उसके बाद हम जो है एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे। एंड देन जो है हम लोग एल्गी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे अदर बुक्स में, ठीक है, वो सारे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये पूरी क्लास देखने के बाद मैं गारंटी लेती हूँ कि आप लोगों के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और ना ही आपको बुक उठाने की जरूरत पड़ेगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ लाइफ साइंस पाठशाला चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।